अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये डिसऑर्डर जो है इट्स वन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऑफ द क्लस्टर बी। So, before we start the lecture, let's talk about two of our sample cases. So, the first case is Sarah, a 32-year-old woman, has been exhibiting pervasive patterns of excessive emotionality and attention seeking behavior for many years. She often feels uncomfortable when she is not the center of attention and goes to great lengths to ensure that she is noticed, including dramatic, flamboyant, or provocative behavior, even. Sarah's emotions are intense and rapidly shifting, often appearing exaggerated or theatrical to others. She is highly suggestible, easily influenced by others' opinions and circumstances. Her relationships tend to be shallow and short lived, as her needs for constant validation and approval can be overwhelming for others. Sarah frequently uses her physical appearance to draw attention and engages in inappropriate flirtation. Second case देखते हैं. Miss R, a 28-year-old receptionist, presents with repeated relationship difficulties. She describes herself as bubbly and outgoing, but admits friends say that she is too dramatic. In session, she is excessively animated, dresses flamboyantly, and frequently attempts to draw attention. She quickly shifts from laughing to crying and becomes upset if she feels ignored. She often perceives relationships as closer than they actually are and seeks reassurance through flirtatious behavior. So let's get started. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को क्लासिकली तीन क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, क्लस्टर ए, बी और सी। क्लस्टर बी जो होता है उसकी मेन थीम ये होती है कि ये लोग बहुत ही ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं और इम्पल्सिव भी होते हैं। क्लस्टर बी में एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी आती है, जिसको इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी भी कहते हैं। इस वीडियो का मौजू इज़ वन ऑफ दीज डिसऑर्डर क्लस्टर बी डिसऑर्डर्स विच इज़ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। इसका की फीचर ये है कि ये लोग बहुत ड्रामेटिक होते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएटली सेडक्टिव होते हैं। इनका डिफेंस मैकेनिज्म भी रिग्रेशन का होता है, जिसमें ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर्स में रिग्रेस कर रहे होते हैं, रिवर्ट करते हैं। Epidemiology. 2% of the population has this disorder. It's more common in women and इसका onset early adulthood से start हो जाता है. Etiology and risk factors. Genetic predisposition, familial links होते हैं with other cluster B personality disorders. Childhood reinforcement of charm and appearance आपको मिलेगी. Parental inconsistency अक्सर हिस्ट्री में मिलती है. Learned attention seeking behavior होता है इनका. सो कोर फीचर्स, हर वक़्त दे वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि हर कोई इनको नोटिस करे, हर कोई इनको पसंद करे और इतने डेस्परेट हो जाते हैं वो अटेंशन के लिए कि समटाइम्स सेक्सुअली सेडक्टिव हो जाते हैं, प्रोवोकेटिव बिहेव करना शुरू हो जाते हैं और बड़े ही एक एक्सट्रीम अब्रप्ट इनकी इमोशनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। कभी कलरफुल बिहेवियर है और कभी हैप्पी हैं, कभी सैड हैं, रैपिडली शिफ्ट करते हैं इनके मूड्स और इमोशंस बड़े शैलो से होते हैं। ऐसा लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इनके होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एग्ज़ैजरेटेड होता है वो और बहुत एक्स्ट्रोवर्टेड होते हैं। इम्प्रेशनिस्टिक स्पीच होती है इनकी। इम्प्रेशनिस्टिक स्पीच होती है कि सुनने में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनमें डिटेल नहीं होती। इसकी मैं आगे जाके मिसाल दूँगी आपको, डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। रिलेशनशिप्स के बारे में ये उसकी इंटीमेसी को ज़्यादा ओवरगेज करते हैं। उनको लगता है कि जो उसकी इंटीमेसी लेवल है ये उससे ज़्यादा उसको समझते हैं एंड दे आर अनएबल टू फॉर्म लॉन्ग लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। इसका कोर्स पे हम बात करते हैं। ऑफ़न ये लोग सोशली तो एक्टिव होते हैं, इनकी सोशल लाइफ़ अच्छी होती है लेकिन बड़ी शैलो होती है और स्टॉर्मी रिलेशनशिप्स होते हैं। दे कैन स्ट्रगल विद प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ एंड इंटीमेसी। फंक्शनल इम्पेयरमेंट इनमें होती है डेफ़िनिटली, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटी लॉन्ग टर्म सेटिंग में सही से नहीं परफॉर्म कर पाती। पॉज़ द वीडियो एंड गो थ्रू द DSM-5 क्राइटेरिया। तो इसमें यह है कि परवेसिव अटेंशन सीकिंग और इमोशनैलिटी का एक पैटर्न होता है और 5 से ज़्यादा इन क्राइटेरियाज़ में से हो तो डायग्नोसिस इसकी तरफ जाता है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, सेल्फ ड्रामेटाइज़ेशन और इम्प्रेशनिस्टिक स्पीच लैकिंग इन डिटेल। इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना आपको क्लियर नहीं होगा। सो सेल्फ ड्रामेटाइज़ेशन बेसिकली होता है कि
It turns real life at events into a stage performance to get attention. इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हल्की सी उनको ठोकर लगी है पैर पे, तो वो चुप करके उस दर्द को बर्दाश्त करने के बजाय इतना ऊँचा चीखेंगे जब तक सब उनको नहीं देख रहे, और अपने पैर को पकड़ के बार-बार बताएँगे कि हाय मुझे चोट लगी, मुझे दर्द है, और बाद में भी इतने ड्रामेटिक वे में उस इंसिडेंट को रिकॉल करेंगे कि ये बड़ा ही ज़िंदगी का पेनफुल एक्सपीरियंस था। मतलब बात इतनी नहीं होगी लेकिन उसका बहुत बतंगड़ बनेगा, सिर्फ़ अटेंशन गेन करने के लिए। फिर ये है कि जी इम्प्रेशनिस्टिक स्पीच लैकिंग इन डिटेल का क्या मतलब है? इसमें ये है कि बातें बड़ी-बड़ी लेकिन खोखली-सी होती हैं। जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बचपन में उनके पेरेंट्स बड़े मसरूफ़ थे और उनके पास इतना टाइम नहीं था इनके साथ खेलने के लिए, तो वो दे माइट से समथिंग लाइक, ओह माय चाइल्डहुड वाज़ सो हार्ड, एवरीथिंग वाज़ जस्ट सो ड्रामेटिक एंड पेनफुल। आपको यकीन नहीं आएगा इतना मुश्किल चाइल्डहुड था मेरा, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि एक्चुअली अंदर की बात क्या थी, और फीलिंग आपको समझ आ जाएगी उनकी, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं कन्वे करते, बस बड़ी-बड़ी स्पीचेस करते हैं। मैनेजमेंट। अच्छा जी, मैनेजमेंट में ये है कि सीबीटी इज़ द मेनस्टे, साइकोथेरेपी। इसमें अब सपोर्टिव थेरेपी होती है, आप उनकी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करते हो, आप उनको कोपिंग मैकेनिज़्म सिखाते हो, और इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सेल्फ वैलिडेशन पे काम होता है। मेडिकेशंस का ऐसा रोल नहीं होता अनलेस देयर इज़ कोमॉर्बिड डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। Differential diagnosis: narcissistic personality, borderline personality, dependent personality, and bipolar manic phase. सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी एक ज़हन में आ सकती है कि ये लोग भी अटेंशन माँगते हैं, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी एडमिरेशन माँग रही होती है मोस्टली। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो अटेंशन चाह रहे होते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन ऑल आइज़ शुड बी ऑन देम। तो ये थोड़ा फ़र्क है। फिर ये कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी जो होती है, वो अबैंडनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ियर करते हैं, सेल्फ हार्म का एलिमेंट होता है। व्हेयरएज़ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी अटेंशन सीकिंग होती है विदाउट बीइंग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टू दैट इंटेंसिटी। ये ज़रा ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, बेहतर होते हैं। बॉर्डरलाइन में तो बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म का रिस्क होता है। फिर ये कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी में ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हैं क्योंकि इनको केयर चाहिए होती है, डिपेंड कर रहे होते हैं अगलों पे। लेकिन हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी अटेंशन माँग रही होती है ड्रामेटिकली। बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया, इसमें ये कि एपिसोडिक फ्लैम्बॉयंस होती है, परवेसिव नहीं होती। यानी कि अ, एक वेव्स में आता है जब उनके फ़ेज़ आते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ये हर वक़्त ही ऐसे होते हैं, मतलब हर वक़्त ही इनका बिहेवियर ऐसा होता है, इसमें वेव्स नहीं आती। सो लेट्स समराइज़ द वीडियो। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी अटेंशन सीकर्स होते हैं, इमोशनल, ड्रामेटिक, सेडक्टिव भी हो सकते हैं। सुपरफिशियल से रिलेशनशिप्स होते हैं, वेरी लेबाइल इमोशंस होते हैं, यानी कि कभी भी बदल सकते हैं। Best managed with psychotherapy aimed at insight and healthier self expression. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with more videos. Allah Hafiz.